डियर स्टूडेंट्स, ये मीटिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन सब्जेक्ट की है, जो आपके सेमेस्टर 6 में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टॉपिक्स आपका एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एक, कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों की चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से आपको लिखना है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और इसका आंसर भी प्रोवाइड करूंगा विद इसका परिचय भी दूंगा, और इसका लास्ट में कंक्लूजन, मतलब जितना भी फॉर्मेट होता है एक आंसर लिखने का, वो पूरा फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, एक प्रॉपर फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखना होगा और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, आज समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन भूल के भी मत छोड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि समझो कि वायर लीक हो रखा है, इस तरह से पढ़ के जाओ, क्योंकि जरूर आएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार कि वैश्वीकरण क्या है। मतलब इसको हम इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। तो ग्लोबलाइजेशन होते हैं, और इसके ये कहाँ से आया है, इसकी इसको क्या चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, विभिन्न आयाम क्या क्या चीज हैं इसके। तो आपकी बुक में टोटल 4 आयाम दिए हैं, जिनको यहाँ पर आप चारों को एक्सप्लेन कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लेगा कि सांस्कृतिक आयाम और प्रौद्योगिकी आयाम की चर्चा करें। जितने भी आयाम उससे वो आपसे पूछेगा, उनकी आयामों की चर्चा कर देना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, तो आप चारों के चारों आयामों की चर्चा कर देना इसके सामने। ठीक है, तो वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण बहुत ही आपने पढ़ा होगा कि वैश्वीकरण मतलब कि विभिन्न देशों के बीच वस्तु, सेवाओं, सूचनाओं और संस्कृति विचारों का आदान प्रदान होता है। तो ये वैश्वीकरण मतलब जो ग्लोबल लेवल पे जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, उनके बीच में व्यापार होता है। ठीक है, वस्तुओं का, सेवाओं का, सूचनाओं का, संस्कृति का और विचारों का व्यापार करते हैं हम लोग। अमेरिका की चीजें हम यहाँ पे खरीदते हैं। अमेरिका में क्या चल रहा है उसकी सूचना हमें इंस्टाग्राम पे मिल जाती है, फोन पे। कौन सा आ गया, प्रौद्योगिकी आयाम आ गया, टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, हमारी संस्कृति दूसरे देशों में जाती है, दूसरे देशों की संस्कृति हमारे देश में आती है। जैसे कि हम अमेरिका की संस्कृति, अमेरिका में कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, तो वो कोक कोक पीते हैं, पिज्जा खाते हैं। आजकल हमारी कल्चर में भी ये चीजें आने लग गई है कि हम भी कुछ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम भी कोक पीते हैं और पिज्जा खाने लगते हैं आजकल। तो ये हमारी संस्कृति को भी एक तरह से, संस्कृति का भी आदान प्रदान करता है। ठीक है, सेवाओं का, सूचनाओं का, विचारों का। तो जो विभिन्न देश होते हैं, उनके बीच में इनका आदान प्रदान किया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या करता है, अलग अलग जो देशों की अर्थव्यवस्थाएं होती है, समाज होते हैं और संस्कृति एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है। मतलब एक वैश्वीकरण ने क्या किया है कि जो दो देशों की अर्थव्यवस्था है, उनको कनेक्ट कर दिया। और एक तरह से जो वैश्वीकरण है, वैश्वीकरण के आने के बाद जो एक देश की डिपेंडेंसी है दूसरे देशों पे, मतलब निर्भरता, वो बहुत बढ़ गई है। जैसे कि हमारा देश चाइना के ऊपर बहुत डिपेंड है आर्थिक मामले में, हम उससे बहुत ज्यादा चीजें खरीदते हैं। अगर चाइना देना बंद कर दे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो अर्थव्यवस्था का भी लेन आदान प्रदान होता है, व्यापार किया जाता है, संस्कृति का भी आपस में जोड़ देता है। ठीक है, सरल शब्दों में वैश्वीकरण का मतलब है कि दुनिया के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम रसिया से तेल खरीदते हैं, हमको तेल की जरूरत होती है। रशिया को जो हमारे से जरूरत है, हम वो रशिया को दे देते हैं। तो मतलब कि आपस में सब एक साथ मिलके रहते हैं। एक देश दूसरे देश में निवेश करता है, कि जैसे कि अब जापान की बुलेट ट्रेन है, तो वो यहाँ पर उसने मेट्रो बनाई है जापान में, यहाँ पे आके। जापान की देन है हमारे देश में जो मेट्रो चल रही है। तो जो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनको एक करीब ले आता है व्यापार क्षेत्र में, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो। ठीक है, एक चीज इसमें और आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कि जैसे कि कोई एक देश के अंदर कोई आर्थिक संकट आ गया है, तो उससे दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पे भी असर पड़ता है। कैसे, अभी रशिया के ऊपर बहुत ज्यादा बैन लगा दिए गए थे कि वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो उससे क्या हुआ था, पूरे देश में जो रशिया चीजें एक्सपोर्ट करता है, जो व्यापार करता है, उनको लेकर अलग अलग कंट्रीज को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जैसे कि रशिया जिन देशों को तेल बेचता था, उन देशों को बड़ी दिक्कत आई थी कि उनकी तेल की पूर्ति नहीं हो रही थी। तो आर्थिक संकट दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। मान लो कि अगर चाइना को कुछ हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी फर्क पहुंचेगा। और जो जो देश चाइना से लेते थे चीजें, व्यापार करते थे, उनको भी इसके अंदर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है,
इसमें आगे हैगा वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम। देखो इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया कि किस तरह से आपको एक परिचय लिखना है, परिचय लिख के ये सारी बातें एक्सप्लेन कर दोगे। अब आयाम के बारे में देख लेते हैं कि आयाम क्या क्या हैंगे इसके। तो वैश्वीकरण के कई आयाम है जो हमारे विभिन्न जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं। जो वैश्वीकरण होता है वो हमारे जीवन के कई स्टेजेस को लेके प्रभावित करता है, हमारे जीवन को डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप आर्थिक क्षेत्र ले सकते हैं, सांस्कृतिक, राजनीतिक और प्रौद्योगिकी, इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहला आयाम है आपका आर्थिक आयाम। आर्थिक में आपका आ जाता है व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी। ठीक है, ये चीजें आ जाती है आर्थिक आयाम में। अब व्यापार के अंदर क्या बोल रहे हैं कि वैश्वीकरण का जो सबसे बड़ा असर व्यापार पर पड़ा, मतलब जब से वैश्वीकरण आया है उसने सबसे ज्यादा असर व्यापार के उस पे ही डाला है। विभिन्न देशों के सामान सेवाओं का लेन देन अब आसान हो गया है। अलग अलग कंट्रीज में व्यापार करना आसान हो गया। हम अमेरिका का आईफोन अपने देश में चला रहे हैं, क्यों? क्योंकि वैश्वीकरण है, वो यहाँ पर आके बेच रहा है। तो उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो कि भारत में बने कपड़े अमेरिका में खरीदे जा सकते हैं, वही जापान में बने इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भारत में खरीदी जा सकती है। तो इससे न केवल व्यापार बढ़ा है बल्कि विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई है। इसने मतलब व्यापार तो दो देशों के बीच में बढ़ाया ही है, साथ ही साथ इसने जो अर्थव्यवस्था को भी और भी ज्यादा मजबूती दी है कि अर्थव्यवस्था को भी एक देश को स्ट्रेंथ मिली है ग्लोबलाइजेशन की मदद से। अब आ जाता है निवेश। निवेश से क्या होता है कि जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं, बाहर की कंट्रियां होती है, वो हमारे देश में आके अपने उद्योग लगाती है और यहाँ पर उन उद्योगों के मदद से रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। जैसे कि अमेरिका का जो एप्पल है, यहाँ पर आजकल आपने सुना होगा कि वो अपना इंडिया के अंदर एक फैक्ट्री लगा रहा है, अपना लेके आ रहा है, निवेश कर रहा है इंडिया के अंदर, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आपने समझा होगा, अब वो यहाँ पर कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, मॉल में कुछ खोल रहा है, तो रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। अगर कोई मॉल खुल रहा है तो उसके आसपास उसके अंदर काम करने के लिए लोग भी चाहिए होंगे, तो इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और भारत में कई विदेशी कंपनी आईटी सेक्टर में निवेश कर रही है। भारत के अंदर जो आईटी सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉल सेंटर्स हैं, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है भारत के अंदर। जो अलग कंट्रीज होती हैं, भारत ने भी कई निवेश किया होगा। ठीक है, तो भारत में ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो विदेशी हैं, तो वह वो यहाँ पे आकर अपने उद्योग लगा रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। तो एक ये भी वैश्वीकरण का ही हिस्सा है जो आर्थिक आयाम के अंदर आता है। उसके बाद आर्थिक आयाम के अंदर आपका प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि वैश्वीकरण के कारण प्रौद्योगिकी तेजी से विकास हुआ है, मतलब टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया है इसके कारण से, वैश्वीकरण के कारण से। एक देश में विकसित की गई तकनीक दूसरे देशों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। जो देश अमेरिका ने मान एक हम अमेरिका का एक फाइटर जेट है F-16, हम वो डेवलप तो उसने किया, अमेरिका ने किया है, लेकिन हम भी उसको खरीद कर उसका वो लाभ उठा सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी वैश्वीकरण के अंदर ही आ जाता है। इससे उत्पादन की गुणवत्ता और क्षमता में सुधार होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में विकसित आईटी सेक्टर तकनीकें भारत में भी अपनाई जाती हैं। देखो, जो अमेरिका में एक आईटी सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी थी, वो अमेरिका ने विकसित करी थी, लेकिन वो जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में भी अपनाई जाती है। भारत के अंदर भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने आईटी सेक्टर में भी बहुत मदद किया है। सेकंड है सांस्कृतिक आयाम। तो सांस्कृतिक आयाम मतलब संस्कृति का आदान प्रदान, कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों की संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित होती है। जो अलग अलग देश होते हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे कि भारतीय खाना, आपने भारत के खाने की बहुत तारीफ होती है अमेरिका में। ठीक है, तो भारतीय खाना अब केवल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका और यूरोप में भी लोकप्रिय है। यूरोप में बहुत खाया जाता है भारतीय खाना, नान बहुत फेमस है वहाँ पे, वो बटर चिकन, इस तरह की जो डिशेस है कुछ, वहाँ पे इस तरह के इंडियन रेस्टोरेंट्स भी खोले जाते हैं सेपरेट। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही है। हॉलीवुड्स की मूवी है, वो हम अपने फोन में नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, स्क्विड गेम, रेड आई, रेड नोटिस, इस तरह की कई मूवीज आप लोग देखते होंगे, वेब सीरीज देखते होंगे। ठीक है, तो ये सब वैश्वीकरण के कारण ही है। सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है एक इसके अंदर से।
और संचार, ये ठीक है, संचार ये संस्कृति के अंदर ही आया है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अब विभिन्न संस्कृतियों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। अब आपके पास क्या है, इंटरनेट है। आप इंटरनेट पे किसी भी देश की संस्कृति के बारे में समझ सकते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको ज्यादा मानते हैं। तो वो सारी चीजें आप इंटरनेट की मदद से पता कर सकते हो, क्योंकि अब संचार में भी बहुत तेजी आई है। मतलब कम्युनिकेट करने में आसानी हो गई है इंटरनेट के आने के, उन्हें अपना सकते हैं और आप उनकी संस्कृति को अपना भी सकते हो अगर आपको पसंद आती है तो। लोग यूट्यूब पर विदेशी व्यंजनों की रेसिपी भी देखते हैं और उन्हें बना सकते हैं। जैसे कि व्यंजन मतलब डिशेज होते हैं, आप लोग यूट्यूब पे देखते हो, पैनकेक बनाना घर पे बनाते हो, पिज्जा आजकल लोग बनाते हैं। तो इससे संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था, रिकॉर्डिंग में दोबारा बता देता हूँ कि जैसे कि पहले के टाइम पे अगर जब मान लो जब हमारे पास हमारे देश में अंग्रेजों का राज नहीं था, जब ग्लोबलाइजेशन आया नहीं था, तो उससे पहले अगर आपका बर्थडे होता था तो आप लोग क्या करते थे, कुछ मीठा बनाते थे, लड्डू बनाते होंगे, हवन करवाते थे हम लोग। लेकिन आज के टाइम पे वैश्वीकरण के आने से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ है, तो आप लोग कहाँ जाते हो, क्लब जाते हो, पिज्जा खाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाके कोक कोक लेके आते हो और वो पीते हो। जैसे कि तो जो कोका कोला है, मतलब कि अमेरिका में कुछ सेलिब्रेट करना होता है तो वहाँ के लोग पिज्जा कोका कोला ये चीजें मंगाते हैं सेलिब्रेट करने के टाइम पे। कि वैसे ही इंडिया में भी अब यही चीजों इस ग्लोबलाइजेशन के आने से इन्हीं चीजों का ज्यादा प्रसार किया जा रहा है। तो इस तरह से संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है वैश्वीकरण के आने से। एक थर्ड है राजनीतिक आयाम। तो राजनीतिक आयाम में कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। तो ये संगठन होते हैं, ये संगठन क्यों बनाए गए हैं, ये संगठन देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। और जो उन देशों के बीच में जो समस्याएं हैं, जैसे कि भारत और चाइना के बीच में बहुत समस्याएं हैं, तो उनको लेके समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए गए हैं जिनसे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जा सके। ठीक है, IMF है, IMF एक ऐसी संस्था है, संगठन है जो अ, जिनको जैसे कि किसी को लोन चाहिए तो ये लोन प्रोवाइड कराता है, उधार देता है। IMF से पाकिस्तान ने बहुत लोन ले रखा है। तो ऐसे संगठन है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, WTO। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी इसने मदद की है ग्लोबलाइजेशन में, इस चीज में। और नीतियों बनाने में भी आया है। विभिन्न देशों की सरकारें वैश्वीकरण के, तो नीतियों में ये होता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण नीतियां बनाई जाती है पर्यावरण को बचाने के लिए। वही जल संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं, देशों के सहयोग में। और कई बार ऐसी नीतियां, एक ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उस पर बात चल रही है कि जो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो एशिया को यूरोप से जोड़ेगा, एक रेलवे नेटवर्क के थ्रू, जिससे व्यापार में तेजी आएगी। तो ऐसी नीतियां भी बनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे कि वैश्वीकरण के प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। तो विभिन्न देशों की सरकारें वैश्वीकरण के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाती है। ये नीतियां अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है और शांति बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न देशों ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पेरिस में एक समझौता हुआ था जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें सभी देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो नीतियों बनाने में भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और लास्ट आपका रहता है प्रौद्योगिकी आयाम, टेक्नोलॉजी वाला। तो तकनीकी विकास, वैश्वीकरण के आने से टेक्नोलॉजी में बहुत तेजी से विकास आया है। एक देश में विकसित की गई तकनीक दूसरे देशों में भी इस्तेमाल की जा सकती है। आविष्कार और नव आचारों को तेजी से प्रचार होता है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट तकनीकें पूरी तरह से दुनिया में फैली हुई है। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के आने से वैश्वीकरण में और भी ज्यादा तेजी आई है। इंटरनेट से आप संचार कर सकते हो बैठे बैठे किसी के साथ भी। आपको कोई बिजनेस मीटिंग करनी है तो इसकी मदद से कोई कर सकते हो आप मीटिंग किसी भी देश के साथ। कोई अपने बिजनेस की मीटिंग करनी है या कोई भी बातचीत करनी है तो आप कर सकते हो। तो तकनीक के आने से भी वैश्वीकरण में बहुत फायदा आया है। सूचनाओं का आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंटरनेट और अन्य समाचारों के माध्यम से इंटरनेट और अन्य संचार माध्यमों के जरिए अब सूचना का आदान प्रदान बहुत आसान हो गया है। इससे लोग
दुनिया भर की खबरें, जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। बहुत आसान सा पॉइंट है कि सूचना का आदान प्रदान होना, मतलब कि जो थॉट्स शेयरिंग है वो बहुत आसान हो गई है इंटरनेट के आने से। आप अपने थॉट्स को, अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो किसी के साथ भी। और कोई जानकारी लेनी हो, किसी खबर की जानकारी प्राप्त करनी हो तो कर सकते हो। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोग अलग अलग देशों के लोगों से जुड़ सकते हैं, उनसे विचार और आदान प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बोला गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अलग अलग देशों के लोगों से भी जुड़ सकते हैं। आप किसी भी कंट्री के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि आप इंस्टाग्राम हो तो इंस्टाग्राम पे फॉरेनर कंट्रीज के लोग भी होते हैं, तो उनसे भी बातचीत कर सकते हो और उनसे विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हो। मीन्स की फॉरेनर फ्रेंड्स भी बना सकते हो आप। अब आता है निष्कर्ष। तो वैश्वीकरण ने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया। दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है वैश्वीकरण ने। इसने न केवल आर्थिक विकास हुआ है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से भी हमें लाभ हुआ है। मतलब कि इसने आर्थिक लाभ के साथ साथ संस्कृति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बहुत लाभ हुआ है। जैसे कि संस्कृति में बताया था कि संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, समाज को कम क्लोज लेके आ गया एकदम। और राजनीतिक दृष्टि से भी लाभ हुआ है, कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो इस क्षेत्र में भी इसमें बहुत फायदा हुआ। और इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी माने जाते हैं, जैसे कि संस्कृति का आदान प्रदान कहा मैंने। तो ऐसा होता है कि जो देश की एक संस्कृति खतरे में आ जाती है। आपने सुना होगा कि भारत की संस्कृति बहुत ज्यादा बदल रही है, बहुत ज्यादा यूरोपीयकरण हो रहा है, यहाँ पे लोगों की बहुत ज्यादा मॉडर्न हो रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो वो एक नकारात्मक प्रभाव के अंदर आ जाता है। ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट। लेकिन सही नीति और दृष्टिकोण से इन समस्याओं को भी खत्म किया जा सकता है। सही नीतियों की मदद से ये जो समस्या मैंने बताई है इस तरह की, इनको भी खत्म किया जा सकता है। वैश्वीकरण के विभिन्न आयाम को समझकर हम बेहतर और समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। जो वैश्वीकरण के जितने भी आयाम है, अगर हम इनका सही तरह से इस्तेमाल करते हैं, समझते हैं और बेहतर तरीके से यूज करते हैं, तो हम एक समृद्ध दुनिया बना सकते हैं। मतलब एक अच्छा समृद्ध दुनिया का निर्माण कर सकते हैं और अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तो मैंने आपको कितने पॉइंट्स बताए हैं इसमें कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण के चार आयाम होते हैं: आर्थिक आयाम, सांस्कृतिक आयाम और राजनीतिक आयाम और प्रौद्योगिकी आयाम। तो ये आपके आंसर लिखने का पूरा फॉर्मेट है। आपको इस तरह से ही आंसर लिखना है कि जो एग्जामिनर है उसको ये हेडलाइन पढ़ के ही उसको समझ आ जाए कि बच्चे ने सही लिखा है। ठीक है, ये इस तरह की जो हेडलाइंस बनाते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जरूर बनाया करो। स्टार्टिंग में यहाँ पर वैश्वीकरण क्या है, इस तरह से वैश्वीकरण, मतलब यहाँ पे आप परिचय लिख सकते हो एक तरह से। ठीक है, और लास्ट में सबसे निष्कर्ष, और इस तरह से पॉइंट्स बनाओगे तो एग्जामिनर को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये मीटिंग कंप्लीट होती है आपकी। इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में आप ज्वाइन करना। इसको बंद कर सकते हो आप। थैंक यू।